बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अंबिया खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब अहमद विर्क और आज हम खुशी के साथ इस बात का इजहार करते हुए ऐलान के तौर पर यह बात कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुहिब वतन जर्नलिस्ट माना जाता है, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो अपने वतन के साथ बड़े असूलों की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर तजिए करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हमारे दावत पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है जनाब सैयद मुबशर बुखारी साहब। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, एजाज़ है हमारे लिए आपका आना। आपसे गुजारिश करनी है कि नज़रिया पाकिस्तान के चैनल पर मुख्तलिफ लोगों ने पाक भारत की जंग पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन मेरे सरदार, मैं समझता हूं कि तशना है, मेरा चैनल तशना है अभी तक तमाम लोगों की गुफ्तगू के बावजूद। इसको आज आप सैर कर दें, इनू रजा दो। अज सैयद साहब ऐसा तजिया सानू अता कर दो कि पूरी कौम के वास्ते एक थीसिस बन जाए। ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस बनाम ऑपरेशन संदूर, इन दोनों ऑपरेशंस में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। मैं बस एक सवाल में सब कुछ ही पेश कर रहा हूं। इसी में बैनुल अक़वामी रवैये नजर आ जाएंगे, इसी में हमारी जंगों की फतह शिकस्त नजर आ जाएगी, इसी में हमारी कौम और हमारे लीडरों का रवैया नजर आ जाएगा, इसी में दोनों तरफ की अफवाज का रवैया नजर आ जाएगा, हमारी अस्करी ताकत, टेक्निक्स और तादाद का भी इजहार हो जाएगा, उनकी भी इसी तरह की बात का इजहार हो जाएगा। और फिर यह देखना है कि कौम ने किन किन बातों को हकीकत में सुना है और कौन सी बातें कौम जज्बाती होकर अभी तक सुन रही हैं, और दोनों तरफ से जो मीडिया वार थी इसका क्या क्या रवैया रहा है। उसमें असूली तौर पर पाकिस्तान का मीडिया जीता है कि इंडिया का मीडिया जीता है, ये भी आपने इजहार फरमाया। चूंकि आपका तल्लुक है खासा इसके साथ, तो आप मेहरबानी फरमाकर कौम को अपनी जुबान में, मैं एक ही बार सवाल मैंने कर दिया है, इंटरप्शन कोशिश करूंगा इंटरप्शन ना हो, आप एक शेर हासिल इस पे हमें एक मजमून, एक थीसिस ऐसा अता कर दें जो हमारी आने वाली नस्लों के तौर पर भी महफूज रहे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है और आपने कहा भी कि काफ़ी लोग आए। जब ये एस्केलेशन चल रही थी इस दौरान भी मैंने एक प्रोग्राम आपके साथ किया था, तो आपको उस प्रोग्राम में बड़ी शिद्दत के साथ आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को हमला कर देना चाहिए। जी, मुझे याद है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मैं तो उस नस्ब से ताल्लुक़ रखता हूँ जो मुखालिफ आने वाले को कहते थे कि तुम पहले वार करो। तो मैंने यही कहा था कि लेट देम डू समथिंग और फिर हम रिस्पॉन्ड करें। जी, ये भी याद है। और वही हुआ कि हमने उनका इंतज़ार किया कि वो क्या करते हैं, और फिर अफवाज पाकिस्तान ने जो उसका जवाब दिया, और जो वो क्लेम करते थे कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी, वैसा ही हुआ। सारी बातें मीडिया पे आ चुकी हैं, क्या हमने किया, कैसे हमारे एयरफोर्स ने शानदार कारनामे सर अंजाम दिए, कैसे हमारे मिसाइल्स हैं उनके 11 से ज़्यादा हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा, कैसे हमने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय किया, कैसे हमने अभी तक आज तक की तारीख में हमारा उनकी 2 चौकियों पर कब्ज़ा है। आज भी गालिबन जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी हैं उनकी इंडियन काउंटर पार्ट से इसी हवाले से बात हुई है, वो बड़े बेचैन हैं कि वो चौकियाँ वापस कर दी जाएँ। आज की बात है ये, मैं आज की बात, और अभी शायद ये किसी मीडिया पे नहीं है, नहीं है। तो ये भी आपको मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि इस वक्त ये जो हजीमत उन्हें उठानी पड़ी है ये तो अपनी जा पे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो अपनी वो चौकियाँ वापस लेने का है जिस पे अभी तक पाकिस्तान का कब्जा है, और ये मकबूजा कश्मीर में काफ़ी अंदर है। ये तादाद में कितनी है? दो पे हमने कब्जा किया हुआ है। अब ज़रा इस जंग में क्या ऐसी बात हुई जो अफवाज पाकिस्तान को नुमाया करती है? नंबर 1, इस जंग से पहले, इस एस्केलेशन से पहले
दुनिया भर में एक परसेप्शन था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कन्वेंशनल वारफेयर में कमज़ोर है, और पाकिस्तानी फ़ौज के पास जो है वो एक एयरफोर्स के पायलट्स का स्किल, और दूसरा हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वो हैं ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम दफाई तौर पे मजबूत हैं। अदरवाइज़ हम जो रवायती हथियारों की जंग होती है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। ये तासुर इस जंग से पहले था जी। इस जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, इसने पूरी दुनिया भर में उस तासुर को गलत कर दिया। यानी आई ओपनर है ये जो एपिसोड हुई है कि रवायती जंग में इतनी जिद्दत का मुजाहरा इससे पहले हमने किसी जंग में नहीं देखा। हाँ, अमेरिका और इजराइल ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की हैं जो पहली दफ़े इस्तेमाल हुई। इसमें जो सबसे अहम बात ये थी कि JF-17 थंडर जो पाकिस्तान में तैयार हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ का दुनिया को नहीं पता था। हमारे पायलट्स जो थे, मेरे दोस्त जो एयरफोर्स में काम करते हैं। एक सवाल है, ये JF-17 थंडर जो है ये चाइना के साथ, ये चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका प्रोडक्शन है ये पाकिस्तान में। उसके बाद जो चाइना का J-10C है जिसने राफेल को गिराया, उसके बारे में भी दुनिया को नहीं पता था। तो इस एस्केलेशन में दुनिया की तारीख में पहली दफ़े वो मौका आया जब चाइनीज़ हथियारों का यूरोपियन और अमेरिकन हथियारों के साथ एक आमना सामना हुआ, जिसमें चाइनीज़ हथियारों ने वाज़े बर्तरी शो की अपनी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम तो चेक हो गया, लेकिन एक और बात, राफेल के बारे में ये कहा जाता था कि इसे फ़िज़ा से या ज़मीन से टारगेट नहीं किया जा सकता। हमने फ़िज़ा से फ़िज़ा में मारने वाले PL-15 और उसके ज़रिए हमने ये PL-15 भी चाइना का है जी, ये भी चाइना ने खसूसी तौर पे हमें दिया, और उसने इंडियन 5 तैयारे गिराए। अब हमने 4 गालिबन फ़िज़ा से गिराए और एक ज़मीन से हमने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शूट डाउन किया। उसके बाद ये दुनिया की पहली एस्केलेशन थी जिसमें 160 किलोमीटर के रेडियस में 2 अफवाज की एयरफोर्स आमने सामने थी। छोटे से जोन में दुनिया की सबसे बड़ी एयर फाइट की जा रही थी 160 किलोमीटर रेडियस में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट फाइट आज तक की तारीख में है। और उसमें भी जो है बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा इंसाफ वो पाकिस्तान ने उसमें भी अपनी बर्तरी दिखाई। लेकिन उसके अलावा जो हमने किया वो दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी है। दुनिया की तारीख में पहला जो साइबर वॉर हुई है, साइबर वॉर, वो भी यही है जिसमें पाकिस्तानी साइबर विज़र्ड्स जिसे आप कह सकते हैं, पाकिस्तान के इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टैलेंट है, उन्होंने बुनियादी तौर पे इंडिया के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया, और उनकी उस जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे हमें बाकी के टारगेट अचीव हुए। मसलन उनका रेडार सिस्टम जैम कर देना, प्रोग्रामिंग के ज़रिए हैक कर लेना उनकी 70 से ज़्यादा साइट्स, 70% इंडिया में बिजली बंद कर देना साइट्स है। इवन के दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो कंट्रोल है उसको भी हैक कर लिया। यहाँ तक सुनने में आ रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होना बाकी है, कि उनका जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम था उसे भी हैक कर लिया। यानी वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे थे। ये वो चीज़ें हुई। ये तारीख़ आलम का अनोखा और पहला वाक़या, ये साइबर वार ही पहली है, और उसका नतीजा ये निकला, वो इंडिया जो नशे में चूर था, जो क्लेम कर रहा था कि जी हम तो एक कॉमेडी शो चल रहे थे ना इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर, कि लाहौर को कब्जा कर लिया। उस वक्त ने एक आर्टिकल लिखा था, चाय पी रहा था। जब मैं वो सुना तो मैंने उस आर्टिकल में ये तहरीर किया कि मैं इंडियन एक तबसरा सुन रहा हूँ, उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया। मैं लाहौर में इस वक्त बड़े सुकून से चाय पी रहा हूँ, ये आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो उसके बाद आपने इस्लामाबाद भी कब्जा कर लिया, डैमेज कर दिया, नूर खान बेसिस उड़ा दी, कराची पे जो है वो आपने अटैक कर दिया। ये सारा कुछ जो उन्होंने किया,
उसके बाद जो हुआ तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा। अब ज़रा आते हैं इसमें सरदार साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आया ना, इसमें एक पहलू रह गया जी थोड़ा सा। जब अपने चौकियों पर मेरे सरदार कब्जे का जिक्र किया है, तो क्या ये हकीकत है कि उनकी एक पायलट खातून भी हमारे कब्जे में है? सरदार साहब, मैं वो बात नहीं करता जिसकी मेरे पास कोई वेरिफिकेशन या इंडिकेशन नहीं होती। ये मामला अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया, और अगर खातून थी भी तो मैं ढके छुपे अल्फाज में आपको ये बता सकता हूँ कि उसे इज्जत व एहतराम के साथ, क्योंकि खातून थी, वापस भेज दिया गया होगा। यानी ये तो अभी नंदन से भी बढ़कर वाक़या हो जी गया। जी जी। उसका तो तमाशा भी नहीं बनाया, लोगों के सामने भी नहीं लाया, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। तो ये मतलब इस तरह की इंडिकेशंस आई हैं, और उसमें जो अफसोसनाक बात थी ना, मेरे लिए ज़ाती तौर पे पेनफुल बात थी। इतनी बड़ी जमहूरियत कहलवाता है इंडिया अपने आप को, एक सेकुलर कंट्री था जहाँ पे तमाम मज़हब के लोग रहते थे। ठीक है, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक रवायती टसल जारी थी, लेकिन उसके बावजूद को एग्जिस्टेंस थी। जब से बीजेपी आई, वो को एग्जिस्टेंस कम होना शुरू हो गई, ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि दूसरी सिखों के साथ वही रवैया। इवन जो हमारे अंदर तो निचली ऊंची जातें होती नहीं हैं, दलित के साथ जो उनका सलूक था, मसीहियों के साथ जो सलूक था, मसीही भाइयों के साथ, वो इंडिया का जो है ना एक इंतहा पसंद चेहरा जो है वो सामने आया। लेकिन उसके बावजूद भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बड़े शानदार सहाफ़ी पाए गए। मसलन वहाँ पे निहाल सिंह साहब थे, खलीज टाइम्स के एडिटर रहे हैं, बड़े शानदार सहाफ़ी थे। कुलदीप नैयर साहब पाकिस्तान आते रहे हैं, मेरी मुलाकात होती रही, बड़े शानदार सहाफ़ी थे, और बड़े नाम लें। ऐसे मुल्क में जब मीडिया का ये हाल हो जाए कि बड़े बड़े जो जय्यद किस्म के सहाफ़ी थे, हमारी बड़ा एहतराम करता हूँ मैं उनका, बरखा दत्त साहबा का, वो भी इसका शिकार हो गई। और जैसे ये दीपक प्रसाद हैं जी, ये भी बहुत। वहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पहला वाक़या ऐसा हुआ कि जिसमें डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का ऐसा इस्तेमाल हुआ। देखिए, दुनिया में तमाम जंगों में प्रोपेगेंडा यूज़ होता है, डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का कम इस्तेमाल होता है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है। ये दुनिया भर की, ये हमारी दुनिया की जितनी जंगी तारीख है उसमें प्रोपेगेंडा वॉर से पहले, वॉर के दरमियान और वॉर के बाद ये होता रहता है। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, ऐसा कि अवाम को धोखा ना दे, अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। प्रोपेगेंडा अवाम को मोटिवेट करने के लिए होता है, ना कि बेवकूफ़ बनाने के लिए। जी। इंडियन मीडिया ने ये तमीज नहीं, जुर्म किया अपने अवाम के साथ जी, इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ तो जो किया, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो जुर्म और जुल्म दोनों अपने अवाम के साथ है, वो ये है कि उन्होंने उन्हें अंधेरे में रखा, मिसलीड किया, बड़े बड़े दावे किए, वो जो आग थी उस पर मजीद फ्यूल डालते रहे। मीडिया का काम, सरदार साहब, ठीक है प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन मीडिया का काम जो है ना एक पीस मेकिंग भी होता है। और इसके साथ गाली गलोच भी की उन्होंने, बहुत ज्यादा गाली गलोच की। ये जो मेजर गोरवारिया है, जी, इसको मेरे सरदार जरा इस पर भी आपने एक दो जुमले देने। इसको किसी ने नहीं रोका वहां पर, कोई मीडिया में? ये मेजर गौरव साहब के बारे में जो इत्तलाआत आई हैं, ये कारगिल वार में मेडिकल बुनियादों पे निकाल दिया गया। अच्छा, रिटायरमेंट ले लिया, पागल मेंटल है ये, निकाल दिया, हमारी फौज पर इसलिए भौंकता रहा है। और उसमें जो कंस्पिरेसी थियरीज उनके हवाले से, एक तो डर के ने मेडिकल ग्राउंड बनाया, दूसरा जेन्युइनली को प्रॉब्लम था। और फिर इंडियन मीडिया का क्या कहना, एक ऐसा बंदा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड में, जिसकी ACR में ये लिखा है कि ये मेडिकल ग्राउंड पे हुआ, उसका तो एक्सपीरियंस भी वॉर करने का कोई नहीं था। यंग से 71 में बच्चा होगा, उसका कारगिल में वो फारिग हो गया। ये 2 ही जंगें उस दौरान हुई, दोनों में उसने शिरकत नहीं की। वो गुफ्तगू ऐसे कर रहा था जैसे उसने हज़ार जंगें लड़ी हुई हैं। तो ये इंडियन मीडिया का, लेकिन एट द सेम टाइम उसी मीडिया में से बिहार में मसलन जहाँ पे इलेक्शन होने वाले, वहाँ की एक यंग बच्ची है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ,
उस पर केसेस मल्टीपल हुए हैं। वो मोदी को चैलेंज कर रही है कि तुम गलत बयानी कर रहे हो। इसी तरह वो थापड़ साहब हैं, बड़े मशहूर, बड़े नस्तानीक सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ पर्चा हो गया नजम सेठी को इंटरव्यू करने के ऊपर। और नजम सेठी से जब क्या हुआ, और नजम सेठी की बात बिल्कुल ठीक है, मैं उस बात का कायल हूँ। नजम सेठी ने कहा लगता है कि ये बीजेपी ने जो पहलगाम अटैक था ये खुद ही मास्टरमाइंड किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी पे वो गए नहीं, बात तो हकीकत है, एविडेंस उनके पास कोई हाँ। है नहीं। और उन्होंने दूसरा नुक्ता उठाया कि कितना को मुश्किल है कि वहां पे जो ग्रुप कश्मीरी फ्रीडम फाइटर के लड़ रहे हैं उनको एंगेज करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए और उनके जरिए काम करवा लेना, कितना को मुश्किल है। तो कोई मुश्किल नहीं। तो उनकी, नजम सेठी साहब एक बड़े तजिया निगार, उनके तजिए के ऊपर उन्होंने थापड़ साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने नजम सेठी की बात का जवाब नहीं दिया, उसको काउंटर ठीक तरीके से नहीं किया। देखिए एंकर, उन्होंने वो एक, चूंकि एंकर पर्सन है और बड़े तजर्बाकार एंकर पर्सन है, एंकर पर्सन का काम है अपने सवाल पोज करे, उसके जवाब ले और उसमें से कंट्राडिक्शन निकाल के उनके सामने रख दे। वो उन्होंने जितना को वो किया वो एक प्रोफेशनल एंकर ही कर सकता है। तो उन पे भी पर्चा हो गया। वहाँ पे जो वॉइसेस उठ रही हैं इस हवाले से, फिर वहाँ की अपोजिशन पार्टीज की तकारीर आप देखिए। मसला ये बना कि भारत में बदकिस्मती है, वो जमहूरियत की बात कर रहे थे, मेरे सरदार इससे पहले कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाएं, मैं एक कंक्लूजन का सवाल देना चाहता हूं आपको कि ऑन दी होल ये जो इंडिया का मीडिया है ये मुकम्मल तौर पर नेगेटिव और नाकाम रहा है अपनी कौम को सहारा देने में, उसकी इज्जत में, बैनुल-अक़वामी जज्बात का ख्याल करने में, और हमारे साथ जो ज्यादती की है उसमें ये मुकम्मल तौर पर एक नेगेटिव किरदार। मैंने तो अर्ज कर दिया कि ये हो गया वो इंटरनेशनल। अब दूसरा मेरी गुजारिश ये है, मैं माफी चाहता हूं, दूसरी ये है कि अब इसके साथ ही उधर जाने के बजाय पहले मुझे पाकिस्तानी मीडिया के बारे में 2 अल्फाज दे दें कि पाकिस्तान के मीडिया ने कितना बड़ा काबिल तारीफ किरदार अदा किया है, यहाँ के कुछ कमी रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म किया, इंतहाई जिम्मेदाराना सहाफत जिसे कहते हैं, उसमें हम हॉकिश नहीं हुए, उसमें हमने वही कहा जो हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई करके लिखा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की एक इंटरनेशनल अदारे के लिए, मैंने अपने कानों से लाहौर में धमाके सुने, फायरिंग की आवाज़ें सुनी, ड्रोन को जाते हुए देखा, लेकिन मैंने वेरीफाई करके क्वालिफाइड सोर्सेज से, DGISPR ने जब तक उसे वेरीफाई नहीं किया उस वक्त तक हमने उसे नहीं चलाया। ये है हमारा प्राइड, ठीक है, तहकीक करके जो है उसको चलाया। और यही पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया का डिफरेंस था। और जब हमने जितने अचीवमेंट की उससे हमने कम चलाई अभी। ये तो बाद में फिर जब नुकसानात का तखमीना लगाया गया तो हमें पता चला नहीं, हमने डैमेज कुछ ज़्यादा कर दी है, लेकिन मीडिया ने चूँकि जिम्मेदाराना सहाफत करनी थी, उन्होंने वही कहा जो अथॉरिटीज़ हमें बता रही थी। क्योंकि जंग में हमारे पास वेरीफाई करने के 2-3 सोर्सेज होते हैं। मसलन एक तरफ वो बताएं जिनका नुकसान हुआ है, एक तरफ वो बताएं जिन्होंने अटैक किया है, और तीसरा कोई इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट। अब राफेल का एक केस आपको देता हूँ। हमने कहा हमने 3 तैयारे गिराए राफेल, 5 वैसे हमने 6 गिराए, 5 पहले और 1 बाद में। इंडिया ने कहा जी कोई राफेल नहीं गिरा, और फिर ये हुआ कि राफेल कंपनी ने खुद कहा जी गिरे, 3 तैयारे गिर गया। फिर वेस्टर्न मीडिया शुरू हो गया जी इंडिकेशंस आ रही हैं। अब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना किसी के क्लेम का, किसी के इल्ज़ाम का। तो वो इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, और अगर कंपेयर किया जाए तो मैं हालांकि पाकिस्तानी सहाफ़त से इससे पहले शदीद इख्तिलाफ रखता था, क्योंकि जो हमारे मीडिया हाउसेस थे वो तो सियासी जमातों के लिए उखाड़े का रोल प्ले कर रहे थे, जहाँ पे रोज़ आके लोग बैठते थे। ये भी बहुत बड़ी हकीकत है। और वहाँ पे इंतहाई माफ़ी के साथ चंद एक को छोड़ के गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म हो रहा था। लेकिन इस जंग में हमारी सहाफत के जो वो अखलाकी किरदार है वो खुल के सामने आया। तो आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नलिज्म इन पाकिस्तान।
और नाज़रीन, आप इस बात को जरा गौर से लिख लीजिए कि जब जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब ने तजिया किया है दोनों तरफ से सियाफत का, तो इन्होंने अपने सियाफियों को ऑन दी होल जंग के नुक्ता नजर से आला तरीन खराज तहसीन पेश किया है और साबित किया है कि उनकी तरफ, इंडिया की तरफ जो सियाफत हुई थी वो इंतहाई नेगेटिव है, गैर जिम्मेदाराना है। कौम से भी उन्होंने गद्दारी की है, बैन अवी सतह पर भी ज्यादती की है और अपने क्रेडिबिलिटी को खत्म किया है। अब हम उनसे अगला सवाल ये करते हैं कि जो दोनों तरफ के पॉलिटिशियन हैं उनका क्या रवैया रहा है। जनाब देखिए, वही मैं बात पॉइंट पे जाने लगा था कि भारत में जमहूरियत है अपनी तरफ से, लेकिन ये जितने फैसले हैं ये 5 लोगों ने मिल के किए। मोदी हो गए, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, अमित शाह साहब फॉरेन, और उसके बाद उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, पार्लियामेंट बिल्कुल उससे दूर थी, इवन पूरी बीजेपी भी उसमें शरीक नहीं थी। और वो जमहूरियत जो है वो शख्सी आमरीत में बदल गई। नई बात मेरे सरदार, अब नई बात कर रहे हैं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ तमाम मीडिया में। और ये बात, वो शख्सी आमरीत जो है वो ना सिर्फ बल्कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके फैसलों ने, बल्कि वहाँ की जमहूरियत को एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया। और उसी शख्सी आमरीत ने चूँकि मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, अभी मसलन जो है उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल, टर्की का जो एक चैनल है मशहूर, वहाँ का ब्रांड है, नाम नहीं लेना चाहता मैं जी, उसकी नशरियात का जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो इंडिया में बैन। इसी तरह पाकिस्तानी तो तमाम ही बैन, कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्टिंग के ऊपर उन्होंने वो बैन कर दिए। ठीक है, तो जमहूरी इक़्तिदार का खात्मा, जमहूरियत इक़्तिदार का खात्मा। उसके साथ साथ ज़रा अब देखें, पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है ना इस जंग के बाद बहुत बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, और उसमें बहुत सारे दोस्त ममालिक का सबसे बड़ा शुक्रिया तो चीन का, जिनकी वजह से हमारी स्किल्स, हमारे जो वेपनरी है बेशक उसमें इजाफा हुआ। बेशक उसके बाद जो है अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, ईरानियन मिनिस्टर आए, इधर भी उधर भी गए, बल्कि इंडिया ने तो ईरानियन मिनिस्टर के हवाले से इंतहाई, यही जो गौरव हैं, इन्होंने इंतहाई बदजुबानी की है और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है कि ये मेजर गौरव ने जो कहा है इस पे हम माजरत खा हैं, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के ये नज़रियात नहीं। इतनी दरीदा दहनी उन्होंने की। उसके बाद आप तुर्की का किरदार जो है वो देखें, अज़रबैजान हमारे साथ खड़ा रहा, अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सेक्रेटरीज ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया, कतर, सऊदी अरब का बहुत की रोल था इसमें, और हमेशा सऊदी अरब का की रोल रहा है। सरदार, अज़रबैजान के सदर ने, मैं आज सुन रहा था, ये जुमला कहकर कि हम अपने मफादात पर दोस्ती को तरजीह देंगे, मफादात को तरजीह नहीं देंगे, और पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका नतीजा क्या निकला है कि इंडिया में एक कैंपेन चलना शुरू हो गई है कि तुर्की की और अज़रबैजान की सियाहत बंद कर दी जाए। ठीक है, ये उनको खराज तहसीन गया है, ये उनको हमारी दोस्ती का उसके, और मैं उनके इंटरनेशनल रिलेशन के जो ट्रम्प की जानिब से बयानात आ रहे हैं वो इंडिया के हक में कोई अच्छे नहीं जी। सबसे बड़ा डैमेज क्या हुआ इस जंग का, सबसे बड़ा फायदा, कंपोजिट डायलॉग बंद किए इन्होंने हमारे साथ। पहले बंद हुए जब मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद थोड़ी सी कोई जब हल्की सी कोई शुरू हुई तो पठानकोट वाला सीन हो गया। उसके बाद से मुसलसल कोई किसी तरह की जिसकी, और उन्होंने कहा हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। फिर वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके कश्मीर को करना अपनी तरफ से, अब वो सेटिस्फाइड बीजेपी बैठी है कि अब कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है जो हमारे पास है। लेकिन वो जो इंटरनेशनल मीडिएशन यानी ट्रम्प प्लस दूसरे दोस्त ममालिक, उन्होंने मसला कश्मीर को ज़्यादा जिंदा कर दिया। अब या तो इंडिया के पास 2 ऑप्शन है ना, या कह नहीं जी हम नहीं बात करते, ट्रम्प ने कहा मैं तिजारत बंद कर दूंगा। जी जी, ठीक है, सुना एप्पल की मसनूआत भी बंद कर दी। जी 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 जी, वो इसलिए कि उस इंडिकेशन
जाना शुरू कर दें कश्मीर को निकाल लें, इसमें से कश्मीर को निकाल लें। तो उन्होंने कहा नहीं, कश्मीर चूँकि एक फ्लैश पॉइंट है, और ये हकीकत है सरदार साहब, कश्मीर जो है वो एक खित्ते की नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की लाइफलाइन है। हमारे पांचों दरिया उधर से निकलते हैं। सही बात। इसलिए उस पर तो कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। और ये कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अगर इस पे जंग दोनों ममालिक छेड़ेंगे, जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अपनी यूज़ करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया नरगे में आ जाएगी, उसमें कोई शक वाली बात। इसका इदराक है अमेरिका को भी है, बाकी ताकतों को भी है। तो इसलिए वो जो है उनको ज़रा फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि कश्मीर इशू दोबारा स्पॉटलाइट में आ गया और दोबारा ज़िंदा हो गया। और यही हमारी विक्ट्री है कि वो इंडिया जिस पे बात नहीं करना चाहता था, जिसको आर्टिकल को उन्होंने रिवोक करके अपना हिस्सा बना लिया, अब वो दोबारा एक मुतनाज़ा इलाका, कम अज़ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मान रही है ना, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में तो डिक्लेयर्ड था, फिर इवन शिमला पैक्ट में कि जी ये बायलैटरल इशू है लेकिन है मुतनाज़ा इलाका। तो अब वो दोबारा जो है हाईलाइट हो गया। और अब देखें नेगोशिएशन टेबल पे क्या होता है। लेकिन मुझे इसका सेहरा, इज्जत बाब, इसका सेहरा पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ जाएगा कि इसका सेहरा अफवाज पाकिस्तान की सर पे जाएगा? ये जरा सरदार साहब देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप मुझे बिखरी हुई नजर आती है, मुझे इसमें कोई दम नहीं नजर आलीजा देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर आप बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के अंदर जाके मोदी को चैलेंज करके आया था जी। यूनाइटेड नेशन में जब वो गए तो उसने बुचर ऑफ गुजरात कह के मुखातब किया। वही टोन जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कल उनकी टोन चेक करें। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जब कोई बुराई होती है तो हम पॉलिटिकल लीडरशिप को उसका इल्ज़ाम दे देते हैं, कोई अच्छाई होती है तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप यानी रूलर स्टेट है ना, स्टेट है पाकिस्तान एक जी। पाकिस्तान स्टेट के जो ऑर्गन है उसमें एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी और एक है आर्मी। उसमें जब मैं एग्जीक्यूटिव में ही मुकन्ना को यानी लेजिस्लेचर को, ये कंपोनेंट मिलके पाकिस्तानी रियासत को चलाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के नीचे ही ब्यूरोक्रेसी आती है, एग्जीक्यूटिव के नीचे ही बुक्स में तो एग्जीक्यूटिव के नीचे ही आर्म्ड फोर्सेस भी आती है। ठीक है, तो ये दोनों का क्रेडिट है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? जाहिर है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है ना। आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट होता है जी। तो फिर जब आपने हर मूव से पहले उनसे अप्रूवल लेना है तो फिर क्रेडिट भी उनका होता है और इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट आपको जाता है। अभी आपने एक फरमाया जुमला जो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है और खूबसूरत और हकीकत पर मबनी जुमला मेरे सरदार आपका, कि किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ही अपर होती है। ठीक है जी, उन्हीं के फैसले लागू होते हैं। क्या मेरे मुल्क में भी ये एजाज़ पॉलिटिकल लीडरशिप को शुरू से मिला? देखिए, ये शुरू से तो नहीं मिला, लेकिन बहरहाल चूँकि मौजूदा सूरत हाल ने एक बहुत फ़ायदा किया जी। ये जो बिखरी हुई कौम जिसकी आप बात करते हैं, आपका सवाल में ही वो बात था कि पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिखरी हुई है जी जी। इस चीज़ ने पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे कर दिया है। आपके रहनुमा सही बात इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप को हिदायत जारी कर दी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ गुफ्तगू जारी की जाए, मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। अच्छा है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी हो, तो उनके लिए जो आपके हम ख्याल लोग हैं उनके लिए ये कि जब इस लेवल पे नज़र आ रही हो टाइटली निटेड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, तो उसमें वो कुछ करेंगे तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बैकिंग होगी। जैसे इस जंग के हर डिसीजन में पॉलिटिकल लीडरशिप की बैकिंग, आज तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है हम आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। इस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप जो डिसीजन लेती है उसके पीछे भी आर्म्ड फोर्सेस या इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है। तो ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छे समरात हैं और मैं चाहूँगा कि इस मुज़ाकरात का अंजाम खैर हो और उसके नतीजे में जो एक फ़िज़ा है बद-एतमादी की पॉलिटिकल लीडर्स यानी दो जो एक रूलिंग अलायंस और पीटीआई के दरमियान वो ख़त्म हो और इमरान खान साहब पे जो गलत केस हैं वो ख़त्म किए जाए।
यानी इस जंग के सम्राट में से एक बहुत बड़ा हासिलात में से एक हासिल ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अपने रवैयों को तब्दील करती हुई पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है और आपस में यकजहती पैदा करके नए सिरे से अपने मुल्क को, अपनी कौम को एक तमीर तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहती है। ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब एक तशना रहेगी, नाज़रीन आप इस बात को भी नोट कर लें, इससे पहले मैं अगले सवाल की तरफ बैनुल अक़वामी सतह की तरफ बढ़ूं, क्योंकि हम फायदा उठाना चाहते हैं, कभी कभी हमें मुयसर होती है इनकी ये ज़रख़ेज़ गुफ्तगू। आप इसको महफूज कर लें कि इस जंग ने हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पर लाने के लिए जो तरगीब दी है वो बहुत बड़ा अतिया है और इस जंग का बहुत बड़ा समर आपको मिला है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा बेहतर और मफाद में रही है। मेरे सरदार अगला सवाल यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर किस किस मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ दिया और किस किस मुल्क ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया? जी देखिए, आजकल जो जदीद दौर है ना सरदार साहब, इसमें सारा जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है। इसमें आप डिप्लोमेटिकली चलते हैं और खुल के साथ इस तरह नहीं देते कि अब अगर हम बात करें अपने दोस्त चाइना की, उन्हें पूरा हमारे साथ दिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें तो चाइनीज फॉरेन ऑफिस इंडिया के साथ भी एंगेज था, उन्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान के साथ भी गुफ्तगू कर रहा था कि ओके इस टेंशन को अगर हम डिफ्यूज कर सके तो। लेकिन उसने मदद हमारी की है। जी जी, मदद समझाया जरूर है उसे। जी जी जी, मदद तो हमारी तो 80% हमारी वेपनरी, 80% पाकिस्तान का जो असलहा है वो चाइनीज है। हम तो डिपेंडेंट हैं उन पे डिफेंस में, मतलब हम जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, हम उनके साथ JF थंडर बना रहे हैं। हमारे जो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो चाइना और हमारे इंजीनियर्स मिलके काम कर रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं जो इस वक्त कहना मुनासिब नहीं है, मिलके काम कर रहे हैं। तो चाइना के साथ तो हमारी जो है वो है उसमें, लेकिन आप देखें खुल के उस तरह डिप्लोमेटिकली उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन फ्रंट पे उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार किया। यूके ने बड़ा डिप्लोमेटिकली बड़े एक्टिव रहे, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सबसे पहले ईरान को और सऊदी अरब को, बल्कि इसको उल्टा कर लें सऊदी अरब और ईरान को, दोनों ने बड़े शानदार, फिर कतर, UAE, ये तो होगी खलीजी रियासत। आज़रबाईजान का भी अभी, आज़रबाईजान हमारे साथ, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, पुर्तगाल का खुल के। तुर्की ने हमारे मौक़िफ़ की बल्कि अपना वो बहरी जहाज़ की भी बात उन्होंने की कि ये हाजिर है, वो भी खुल के सामने हमारे, इसलिए तो बेचारों को वो अब सियाहती उस पर वो थ्रेट मिल रहे हैं कि आपकी सियाहत इंडियन बंद कर देंगे, कि वो इंडिया से बहुत सारे लोग सियाहत के लिए तुर्की भी जाते हैं, आज़रबाईजान भी जाते हैं, बाकू, तो दोनों को ये थ्रेट, मुआशी नुकसान तो होता है ना कौमों का। लेकिन फिर आप देखें कि हम ये सोच रहे थे कि अमेरिका जो है वो इंडिया का साथ देगा, लेकिन उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ दोनों मुल्कों को एक टेबल पे इकट्ठा कर दिया और अगर आप देखें तो उनका टिल्ट जो है वो टूवर्ड्स पाकिस्तान आपको बेहतर नज़र आता है। मैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वो तायीद कर रहे थे, अभी जो कहा कि एप्पल वगैरह की बात जो आप फरमा रहे हैं ये भी उसी की तायीद है कि उनका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है। फिर उनका दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाऊँगा, मसला कश्मीर हल करना है, मसला कश्मीर की जब वो बात कर रहा है तो वो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पे आया हुआ है, तो ये साथ देना ही होता है अगर हम इसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहें। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो, उसने भी मोर और लेस कहा कि सब्र करें दोनों पार्टीज, लेकिन वो जब पहला हुआ तो उसने कंसर्न्स किए जो कि पाकिस्तान की साइड पे थे। सो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बहुत माशाल्लाह। जरा बांग्लादेश का भी थोड़ा जी जी, सबसे बड़ी उनके हाई कमिश्नर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा पिछले 15 साल जो है उसकी वजह से हमारे दरमियान बहुत दूरियां आई और अब जो है वो हम जो हैं वो हमारी कुर्बतें बढ़ रही हैं, और उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया। तो ये भी एक अनहोना वाक़या है। 1971 के बाद मुसलसल बांग्लादेश की जानिब से हमारे हवाले से कुछ अच्छे जेस्चर नहीं थे। मैंने तो वो खुद 3-4 जगहों पे बैनुल अक़वामी ट्रिप्स में वो मेरे बंगाली भाई मुझे कहीं मिल जाते थे तो जो ही पूछते थे कि आप कहाँ से हैं तो मैं बताता पाकिस्तान, तो उनके तेवर बदल जाते थे।
फिर मैं उनसे प्यार से बात करके उन्हें समझाता था, देखिए चीज़ें तारीख में कुछ हो जाती हैं, वो जो हुआ उसमें मैं तो पैदा ही, मैं उस वक्त 2 साल का था, तो मेरे से नफ़रत की क्या वजह है। और मैं तो वो हूँ कि जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई उनके हवाले से मैं आज भी कहता हूँ कि आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो उस पर आपका रिएक्शन आज जो आ रहा है वो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम गुफ्तगू का सिलसिला, मोहब्बत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। सो पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, फ्रांस ने जो है वो मतलब वो तो मीम्स बन गई राफेल के हवाले से कि नालायक मीम है उनकी तरफ से, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि बड़ी विक्ट्री है, बहुत शानदार। अल्लाह ताला लेकिन ने जो तो एक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को ऑर्डर आने शुरू हो गए डिफेंस प्रोडक्ट्स के। वन, चाइना का जो J10C जो कंपनी बना रही है उसके $7.34 बिलियन उसके शेयर्स में राइज आया है। राफेल बेचारों का शेयर नीचे गया है। और एक और बात कि दुनिया की जो स्मॉल फोर्सेस हैं, आर्मीज़ हैं, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स उनके पायलट्स की ट्रेनिंग करे। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी और मिलिट्री एकेडमी दोनों जगहों पे आपको बहुत सारी इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फ़ौजों के लोग जो हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करते हैं। नाज़रीन, आप महफूज करेंगे हमारे अजीम मेज़बान के इस नुक्ता नज़र को और उनकी पेशीन गोई को। एक तो उन्होंने जो बताया कि ये जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान को उसके ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं और अस्करी लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, बहुत हर लिहाज से बहुत सुपीरियर जाना शुरू हो गया है और उसमें बहुत सारे लोगों के रुझानात हमारी तरफ हो गए हैं। अब इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, मैं अपने सरदार से एक सवाल करने लगा हूँ सरदार बरादरी के बारे में। वो चूँकि मैं खुद 6ठी 7वीं पुश्त में मैं खुद सरदार ही था, मेरे अबौजाद सरदार थे, उसी हवाले से मैं सरदार शाह मोहम्मद ज़ैलदार का नाम अपने साथ सरदार लगाता हूँ। अदरवाइज तो मैं इस घराने का नौकर हूँ जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मेरे सरदार, आप ये फरमा दीजिए कि ये जो मशरक़ी पंजाब में या पूरे हिंदुस्तान में सिख बरादरी का किरदार अदा हुआ है जी, ज़रा उनको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो आप उसका भी इजहार कर दें, अगर उन्होंने कोई बहुत अच्छा किया है तो आप उसका भी इजहार करें। देखिए, एक तो हमें कुछ यहाँ पे और इंडियन मीडिया के जरिए मिली। अब इंडियन मीडिया का हाल ये हो गया है कि वो जो भी बात करते हैं तो हम उस पर यकीन नहीं करते। बहरहाल इंडियन मीडिया ने खबरें इस तरह की दी कि जनाब जो सिख आर्मी ऑफिसर्स हैं उन पे डिस्ट्रस्ट हो गया है। फिर किसी ने लिखा सिख आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एफिशिएंसी से नहीं डरेंगे। इस तरह के मामला तो वहाँ पे आए। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो खालिस्तान मूवमेंट के जो सिख बरादरी के लोग बाहर बैठे हुए थे यूके में और कनाडा में, उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में मुज़ाहरे किए हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर उनके हम ख्याल लोग जो भारतीय सरजमीन पे हैं वो भी वो करें, क्योंकि उन पे लेकिन सिखों को वर्दियां जला देना सर अपनी और ओबे ना करना ऑर्डर को, ये बड़ी बात है। देखिए, वो उसको ना वेरीफाई होना बाकी है अभी। क्योंकि देखिए सरदार साहब, एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई वर्दी जलाएगा, ऑर्डर को डिसोबे करेगा, उस पर लगती है ट्रीजन। ट्रीजन की सज़ा इंडिया में भी सज़ाए मौत है जी। तो मेरा ख्याल है कि इसको वेरीफाई होने दीजिए। इस पे मेरा जो कमेंट है वो बात के लिए रहने दी जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लो जी, जदों आई मिर्जे दी यारी दी वारी ते टुट गई तड़क करके, जदों मैं अपनी सरदार बरादरी वास्ते खराज तहसीन लैना चाहता सा, उदों गल चली गई एहतियात दे उत्ते और वेरीफिकेशन दे उत्ते। ये भी इन्हां दा खास खासा है। अल्लाह हाफिज, सलामत रहो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक कौम जिंदाबाद और तमाम दा तमाम जितना भी जिस बंदे ने साडा बैनुल अक़वामी सतह के उत्ते जो साडा साथ दिता है वो भी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मेरे सरदार। नाम गुलाम इब्ने गुलाम है आपके घराने के, आप अपने फैज़ से नवाज देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।